गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन अराउंड अस। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में इसमें आप मोशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा मोशन का, और इसके बाद फिर हम उसकी डेफिनेशंस, इसमें डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे, और फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम वेलोसिटीज़, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इस पर बात करेंगे, और इसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस पे आएंगे, और भी इसके आगे न्यूमेरिकल्स हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स डोमेन में। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन है मोशन। क्या है मोशन? व्हाट इज मोशन? तो एनी ऑब्जेक्ट changes its position, orientation, configuration continuously with respect to time और सराउंडिंग। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है, अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, और कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, और ये चेंज कंटिन्यूअस हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तब कहा जाएगा ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है तो ये आपका कौन सा मोशन है? ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर ऑब्जेक्ट अपना ओरिएंटेशन बदल रहा है तो ये कौन सा मोशन है? तब ये रोटेशनल मोशन कहा जाएगा। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट अपना कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन है या वाइब्रेशनल मोशन है। ठीक है, एंड अनदर काइंड ऑफ मोशन पीरियोडिक मोशन, इज इज अ रिपीटेटिव मोशन ऑन अ साइक्लिक पाथ। साइक्लिक पाथ पर जैसे अर्थ अर्थ रोटेट भी कर रही है, 23 डिग्री हाफ टिल्टेड है, और सन के अराउंड क्या कर रही है? सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है और अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है। तो अर्थ की दो मोशन है, तो एक रोटेशनल मोशन है और एक उसकी पीरियोडिक मोशन भी है, और एक रैंडम मोशन है जिसमें ऑल काइंड्स ऑफ मोशन जब मिक्स हो जाती हैं तो वो रैंडम मोशन है। कोई चीज़ रोटेट करते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है तो उसमें रोटेशन भी है और प्लस ट्रांसलेटरी मोशन भी है, या जिगजैग पाथ को फॉलो करते हुए रोटेट करते हुए जा रही है तो वो आपका रैंडम मोशन है। लेकिन हमें इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें इसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन पे फोकस करना है। ट्रांसलेटरी मोशन का भी हम आपको फर्दर क्लासिफिकेशन बताएंगे और उसमें बताएंगे कि कौन सा मोशन आपको पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन भी पाथ पर डिपेंड करता है कि पाथ कैसा है। ठीक है, आइए देखते हैं। When object changes its position with respect to time, then motion is said to be translatory motion. इन्होंने बता दिया फिर से वही कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो ये क्या है? आपका ट्रांसलेटरी मोशन है। फिर यहां देखना है कि किस पाथ पर चेंज कर रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे पे जा रहा है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। इसी रेक्टिलिनियर मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसी के बारे में हमें यहां पर स्टडी करनी है। फिर इसके बाद है कर्विलीनियर मोशन। अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है, किसी कर्व्ड पाथ पर अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कर्विलीनियर मोशन है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, द मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जांपल क्या है? फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आप छोड़ेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट ही तो नीचे जाएगा, कि ऐसे ऐसे करते हुए जाएगा? नहीं, बिल्कुल सीधे ही जाएगा। ठीक है, तो वो कैसा मोशन है? वो आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है। एंड ऑन और एक आपका है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। अब यहाँ पाथ फिक्स है स्ट्रेट लाइन, तो उस पर अगर कोई मोशन है तो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। एंड अनदर मोशन इज अ कर्विलिनियर मोशन। अगर कर्व्ड पाथ है, जैसे आप सिलेबस में सर्कुलर मोशन भी है, सर्कुलर मोशन जो है वो आपका कर्विलिनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या है? कर्विलिनियर मोशन है। इसमें ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं किस पाथ पे मूव कर रहा है? एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। इस पे ऐसे मूव करते हुए जा रहा है, और जो पाथ फॉलो कर रहा है वो पाथ कैसा है? आपका सर्कुलर पाथ है। तो अगर सर्कुलर पाथ पे अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये आपका कर्विलिनियर मोशन है। जैसे आपका
इस पाथ पे जा रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कैसा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपका कर्विलीनियर मोशन है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, 2D, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 ही डायमेंशन में हो जाते हैं, एक्स वाई या वाई जेड, ठीक है। लेकिन आपका मोशन ऑफ रोलर कोस्टर ट्विस्ट एंड ड्रॉप इन 3D, ये रोलर कोस्टर की जो मोशन है वो कैसी है? वो आपका हेलिकल पाथ में है, वो 3D में है। किसमें? 3 डायमेंशन में, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आपकी यूज हो रही हैं। अब आते हैं यहाँ पे, जरा हम समझते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो किस तरीके की होंगी। मेनली आप यहाँ पर क्लास 9 की बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरीके की होती हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो नीड ऑफ डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इट, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? मास, डिस्टेंस, टाइम, एनर्जी, टेम्परेचर, हीट, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है। किसी का मास है 50 kg है, नीड नहीं है, ठीक है। किसी का टाइम आप पूछ रहे हैं कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, तो आपने बताया मॉर्निंग के 7 AM हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है। ये सब क्या है? कैसी क्वांटिटी? ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। कैसी क्वांटिटीज हैं? स्केलर हैं। एंड व्हाट अबाउट वेक्टर? द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नीडेड टू एक्सप्रेस इट। सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस नहीं होगा, उसको आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा फोर्स उसको आप अपनी तरफ खींच रहे हैं या उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो किसी चीज को अगर आप अपनी तरफ खींच रहे हैं तो बताएंगे टुवर्ड्स मी, ठीक है। एंड अवे, अगर फोर्स आप अवे लगा रहे हैं, आप पुश कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो अवे द फोर्स लग रहा है। आपने बोल दिया किसी को अरे भाई जरा सा फोर्स लगाओ, तो पूछेगा किधर फोर्स लगाना है, कितना फोर्स लगाना है ये तो पता है, लेकिन इसके साथ ये भी बताना है कि किधर फोर्स लगाना है। इसका मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी नेसेसरी है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो आपकी इसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगी, वेलोसिटी भी हो जाएगी, एक्सीलरेशन, इंपल्स, लीनियर मोमेंटम, करंट डेंसिटी, ये सब कैसी क्वांटिटीज हैं? ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ओके, अब आइए पहली वेक्टर क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? क्या है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। यहां पर देखिए हमने बताया कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है विथ अ सर्टेन डायरेक्शन। अगर हमने डिस्टेंस के साथ किसका भी जिक्र किया, ये है आपका ऑब्जेक्ट, देखिए पहले ये इस पाथ से गया और कहां तक गया? बी तक गया। तो इनिशियल पोजीशन आपकी ए पे थी और फाइनल पोजीशन बी पे थी। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की मैं बात करूंगा तो इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा भाई आपका ये हो जाएगा, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी। ए बी आपका क्या है यहां पर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर एक एरो भी लगेगा, ये है, और इसकी डायरेक्शन क्या है आपका? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मान लीजिए इसकी लेंथ हो गई 5 मीटर तो आप यहां पे लिखेंगे इसको 5 मीटर, और किधर है? ए टू बी। डायरेक्शन क्या है इसकी? ए टू बी। अब आपने इसका मतलब इसके बारे में डिस्प्लेसमेंट सही बता दिया, ए बी 5 मीटर है और डायरेक्शन क्या है? ए टू बी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहां एग्जांपल एक और दिया है, अर्जुन मूव्स 5 किलोमीटर इन ईस्ट फ्रॉम हिज होम। अर्जुन अपने घर से निकलता है और किधर जाता है? 5 किलोमीटर जाता है, ईस्ट में जाता है। तो इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है। एंड व्हाट अबाउट डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी इज द मेजर ऑफ एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में किस पाथ से गया? टेढ़ा मेढ़ा मुड़ कर गया, फिर वापस आया, फिर वापस गया। अब पता चला आप घर से अपने गए स्कूल पढ़ने के लिए, ठीक है, और स्कूल से वापस घर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस डबल हो गई जाने में और आने में। अगर उसी रास्ते से आप आए तो जाने में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लीजिए आपके घर से स्कूल 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर आ गए आप, ठीक है।
तो 5 किलोमीटर जाने में 5 किलोमीटर आने में टोटल डिस्टेंस हो गई 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट्स डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बट डिस्टेंस, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस पाथ को फॉलो किया है। ठीक है, जैसे अर्जुन मूव्स 5 किलोमीटर इन ईस्ट फ्रॉम हिज होम इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो सॉरी यहां ईस्ट नहीं होगा। ठीक है, वो अपने घर से निकलता है और किसी भी डायरेक्शन में जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। आइए जरा से इसके डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं, और ये आपको आइडिया लगेगा, इससे आपकी और समझ जो है सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी होती है। जब आप डिफरेंस पढ़ते हैं तो आपको दोनों क्वांटिटीज़ को बहुत अच्छे से उनकी बहुत माइन्यूट जो डिफरेंस होता है उसको समझने का आपको चांस मिलता है। ठीक है, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन एनी डायरेक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। एंड द सेकंड डिफरेंस क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड करता है उस पाथ पर जिस पे ये पार्टिकल मूव किया, ऑब्जेक्ट मूव किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। उस पर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट किस पाथ से गया, चाहे जिस पाथ से गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ। इन्होंने कहा कि अगर हमारा पार्टिकल नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ पे है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? डिस्टेंस ग्रेटर होगी। डिस्टेंस क्या होगी? ग्रेटर होगी। किससे ग्रेटर होगी? वो ग्रेटर होगी, डिस्टेंस यहां पर ग्रेटर हो जाएगी किससे? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। और आपका यहां पर जो ए बी है स्ट्रेट लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो कर्ड पाथ है ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये डिस्टेंस है। तो यहां देख के ही लग रहा है डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? कम है। ठीक है, बस डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ। इन्होंने कहा कि अगर पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाए, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ हो बिल्कुल, तो स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। उस केस में शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है और लॉन्गेस्ट पाथ भी यही है, एक्चुअल पाथ भी यही है। तो जब स्ट्रेट लाइन में एक्चुअल पाथ और स्ट्रेट पाथ दोनों सेम हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। ओके, एंड व्हाट इज स्पीड? अब बताइए स्पीड क्या है? स्पीड आपसे नॉर्मली अगर बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे आप, तो स्पीड लोग बताते हैं कि हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाते हैं, हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाते हैं, और अभी बच्चे हैं बहुत सारे जो 100 अबव की स्पीड से बाइक चलाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी स्पीड बता रहे होते हैं। वो अपनी, अगर कोई अपनी स्पीड बता रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा वो 1 आवर में 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, 1 आवर में 80 किलोमीटर की स्पीड क्या डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब वो बता रहा है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। उसका यूनिट टाइम कितना है? 1 आवर है, और डिस्टेंस कितनी है? 1 आवर में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो? 80 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया स्पीड क्या हो गई? स्पीड हो गई डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या हो गया? स्पीड क्या है? स्पीड इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है वही उसकी स्पीड है। अब वहां पे यूनिट टाइम 1 आवर ले सकते हैं, यूनिट टाइम आप 1 मिनट ले सकते हैं, यूनिट टाइम आप 1 सेकंड ले सकते हैं। पता चला 3 मीटर पर सेकंड है तो इस किसी की स्पीड, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 3 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर लेता है। ठीक है, तो स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहां पर इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, यहां डायरेक्शन की बात नहीं है। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज अ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का जो फार्मूला है यहां पर देख लीजिए, स्पीड का फार्मूला है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। दैट इज चेंज को हम डिनोट करते हैं किससे? चेंज को हम डिनोट करते हैं यहां डेल्टा से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, एंड यहां पे लिख लिया चेंज इन डिस्टेंस चेंज इन टाइम। ठीक है, इज इट क्लियर? अब इसके बाद आइए
यहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, कौन सी स्पीड होती है, बहुत सारी स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। किससे मेजर होती है, स्पीडोमीटर। आप चौराहे पर थे बेटा और उस समय आपने स्पीडोमीटर चेक किया तो आपकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जब आप अपनी गली में आ गए, स्ट्रीट में आ गए, तो वहां आपने स्पीड देखा तो 20 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो ये स्पीड बहुत शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए मेजर होती है। द स्पीड मेजर्ड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और एन इंस्टेंस ऑफ टाइम इज नोन एज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंस ऑफ टाइम मतलब उस क्षण आपकी स्पीड क्या थी, उस इंस्टेंस में आपकी क्या स्पीड थी, तो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये मेजर होगी। ठीक है, दैट इज चेंज इन टाइम अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, ये हो जाएगी आपकी चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। एंड आप यहां अगर लिमिट लगा देंगे, देन लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अब इसका मतलब ये हो जाएगा dx अपॉन dt, ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपकी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ठीक है, जिसको अभी और आगे आप अपर क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहां इसके बाद हम देखते हैं एवरेज स्पीड क्या है। जब आपकी स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड है रेशियो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई ट्रेन है आपकी, वो दिल्ली से प्रयागराज अगर आ रही है, तो दिल्ली से प्रयागराज आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लिया। अब उसमें यह भी इंक्लूडेड है कि किसी स्टेशन पर उसका हॉल्ट कितना था या बीच में ट्रेन किसी कारण से रुकी थी, तो वो टाइम भी ऐड होगा। ठीक है, और किसी समय आप देखेंगे उसकी स्पीड 120 रहती है और किसी समय उसकी स्पीड जो है बेटा 0 रहती है, लेकिन एवरेज स्पीड कितनी आ जाती है, एवरेज स्पीड आप देखेंगे तो 60 टू 70 आती है ये स्पीड। जबकि आप देखते हैं अगर ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आप देखते हैं बीच बीच में ट्रेन की स्पीड 100 के अबव थी, लेकिन एवरेज स्पीड कितनी आ रही, 60 टू 70। और इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये होता है कि ट्रेन बीच बीच में रुकती भी है, तो उस केस में हम कौन सी स्पीड लेते हैं, हम एवरेज स्पीड लेते हैं। तो आपकी जो एवरेज स्पीड आती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो बार बार आप इसी फॉर्मेट पे काम करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसके बाद है आपका यूनिफॉर्म स्पीड when body covers equal distance in equal interval of time and however the interval is a very small। अगर इंटरवल चाहे कितना भी स्मॉल हो जाए, ठीक है, अब ये नहीं कि पता चला कि हम 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर अगले घंटे में 60 किलोमीटर जा रहे हैं, तो हम कहते हैं हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है। अब पता चला 1 घंटे में हमारी 60 किलोमीटर तो स्पीड है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में स्पीड बढ़ा भी ले रहे हैं, तो अब अगर इंटरवल शॉर्ट करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर इंटरवल स्मॉल भी करते जाएं तो भी जो इक्वालिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका अगर हम कर्व प्लॉट करें तो ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, तब हम बोलेंगे कि ये स्पीड क्या है, आपकी एवरेज स्पीड है, दिस इज द टाइम एंड दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करती है तो यूनिफॉर्म स्पीड है। एंड व्हाट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड, जिसमें बॉडी ऐसा नहीं करती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, व्हेन बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन स्पीड इज अ नॉन यूनिफॉर्म। इसमें क्या हो जाता है, अगर इक्वल इंटरवल आप बना भी लें तो बॉडी पता चला ऐसे जा रही है, किसी इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है और किसी में कम कर रही है। आइए इसको जरा से यहां पे समझते हैं। जैसे एक बॉडी मूव कर रही है, यहां पर देखिए, ये यहां से यहां तक आपका ये 5 सेकेंड है, या इसको हम ले लें दिस इज द 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड में जा रही है 5 मीटर। फिर अगले 3 सेकेंड में 6 सेकेंड आ गया इधर, ठीक है, 3 सेकेंड का इंटरवल है, इसमें 6 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ आपका 9 सेकेंड, 9 सेकेंड में कितना है, फिर ये जा रही है आपकी 5 मीटर। फिर अगले 12 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड का इंटरवल है, इसमें 1 मीटर। तो आप देख रहे हैं 3 सेकेंड के इंटरवल में 5 मीटर, फिर 3 सेकेंड में 6 मीटर, फिर 3 सेकेंड में 5 मीटर, फिर 3 सेकेंड में 5 मीटर। तो ये क्या है आपका, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और व्हाट अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड,
यूनिफॉर्म स्पीड है जब बॉडी आपकी, ये है आपका 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। ये 3 सेकेंड का इंटरवल है, टाइम इंटरवल हमने बनाया है, ठीक है। अब इसमें बॉडी जा रही है 3 मीटर, फिर 6 मीटर, सॉरी 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर और फिर 3 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि वो 3 सेकंड में 3 मीटर जा रही है, 3 सेकंड में 3 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर। तो इसकी स्पीड तो यहां लग रही है 3 मीटर और 3 सेकंड में। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, और इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। इज इट क्लियर? अब आता है व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या बोल सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी? बोल सकते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप बोल सकते हैं इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, या बोल सकते हैं इट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो आप इतने तरीके से आप बोल सकते हैं। हमने यहां लिखा वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज अ मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और चेंज को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। और x है ये डिस्प्लेसमेंट, देखिए हमने वेक्टर लगा दिया है इस पर, और वेलोसिटी पे भी देखिए क्या लगा है, वेक्टर लगा हुआ है, और डेल्टा टी क्या है, आपका चेंज इन टाइम है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज द वेलोसिटी। ओके, अब जैसे आपने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज भी देख लीजिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ये बोल सकते हैं आप, ठीक है, कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें हैं, तो दोनों फिक्स रहेगा तभी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी, अदरवाइज यूनिफॉर्मिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन अगर पाथ की डायरेक्शन बदल रही है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो an object is said to have uniform velocity when it covers equal distance in equal interval of time in a given direction of motion, even very small interval of time। ठीक है, चाहे टाइम इंटरवल क्या हो, वेरी स्मॉल ही क्यों ना हो। अभी हमने बताया आपको कि किलोमीटर पर आवर में चेक कर रहे हैं तो उसको मीटर पर सेकंड में भी देखिए आप, ठीक है। और वेरिएबल स्पीड क्या है? तो वेरिएबल स्पीड हमने बताया वेलोसिटी में दो पैरामीटर है, एक उसका मैग्नीट्यूड है दैट इज स्पीड, और एक उसकी डायरेक्शन है। दो में से एक कोई बदल जाए तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी, ठीक है। जैसे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन आइदर इट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और नॉट अ गिवन डायरेक्शन। बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर नहीं कर रही है तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो जाएगा, या डायरेक्शन अगर बदल रही है, मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जा रही है बॉडी, लेकिन डायरेक्शन बार बार बदल रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी हैज टू पैरामीटर, इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड एंड डायरेक्शन। इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम इज चेंजेस वेलोसिटी विल बी वेरिएबल वेलोसिटी। इन्होंने बताया कि वेलोसिटी के दो पैरामीटर हैं, कौन कौन से, एक उसकी स्पीड है, एक उसका डायरेक्शन है। दो में से एक कोई बदल जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बदल जाएगी। जैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चलना पड़ेगा। ये 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड, ओके, एंड 15 सेकेंड। ये हमने 3 सेकेंड के इंटरवल्स बनाए हुए हैं, और इसमें बॉडी जा रही है 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। और आप यहां पे देख रहे हैं बॉडी, ये है आपकी बॉडी किस पे मूव कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है। किस पे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे। लेकिन अगर इसी बॉडी को मैं सेम स्पीड से इस पाथ पे मूव करा दूं, किस पाथ पे मूव करा दूं,
अब बॉडी इस पर मूव कर रही है और ऐसे मूव करते हुए इस पाथ पे जा रही है, तो आप देख रहे हैं बार बार बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। तो यहां पर स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। तो ये क्या हो जाएगी, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। जैसे हमने बताया कि आप स्कूल जाते हैं और वहां से वापस अपने घर लौट आते हैं, ठीक है। तो जब अपने घर आप वापस आ गए तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी आपकी जीरो है। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई। तो फॉर ऑब्जेक्ट इज अ मूविंग विद अ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, अगर कोई भी बॉडी है वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन से मूव कर रही है तो उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, u प्लस वी बाई टू होगा। ठीक है, आइए जरा से इसको भी देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। हम दोनों चीजें अच्छे से पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी अगर इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हमें एक उसकी बहुत अच्छी समझ होती है। ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। वही वेलोसिटी क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, पोजीशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन। यहां डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, यहां डायरेक्शन है ही नहीं। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है और वहीं ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है, ये आपका दूसरा डिफरेंस है। एंड थर्ड इज अ स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट नेवर बी नेगेटिव और जीरो। किसी भी स्पीड स्केलर क्वांटिटी इसलिए वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड जीरो भी नहीं हो सकती है। लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर अ स्ट्रेट लाइन पाथ। देखिए आ गई बात, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो उस सिचुएशन में उसकी शॉर्टेज डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस इक्वल होती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड स्पीड के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ, और फॉर नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ वेलोसिटी एंड स्पीड इज नेवर इक्वल इवन देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म पाथ है आपका, वो पाथ क्या है, नॉन स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल हो जाए। एन ऑब्जेक्ट में पजेस डिफरेंट वेलोसिटी बट सेम स्पीड। ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो, हर पॉइंट पे सेम हो लेकिन वेलोसिटी अलग अलग हो। स्पीड में और मे नॉट बी इक्वल टू वेलोसिटी, स्पीड ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी की इक्वल हो या ना हो। ठीक है, जैसे एक बात है यहां पर, इसको समझिएगा। इन्होंने बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उसकी स्पीड हर जगह क्या हो, स्पीड उसकी हर जगह जो है सेम हो। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो यहां उसकी वेलोसिटी कितनी है बोलो, यहां उसकी वेलोसिटी है इन ईस्ट। यहां पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप यहां से डायरेक्शन समझ लीजिए। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। पॉइंट ए पर आप देखिए, पॉइंट बी पर आ गया ऑब्जेक्ट, यहां पर उसकी वेलोसिटी v2 है और इन किधर है, इन वेस्ट। सी पर पहुंचा पार्टिकल, यहां पर उसकी वेलोसिटी v3 हो गई, किधर है, इन दिस इज साउथ, दिस इज v3 इन वेस्ट। और यहां पर पहुंचा डी पर, तो यहां पर क्या है, v4 इन नॉर्थ। तो आप देख रहे हैं इन चारों एबीसीडी पॉइंट पर, आप देख रहे हैं इसकी स्पीड अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो स्पीड चारों पॉइंट पे सेम है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v4। चारों पॉइंट पर स्पीड सेम है। स्पीड क्या है,
सेम है, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है ना, चारों पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब इसके बाद है नेक्स्ट एसिलरेशन। व्हाट इज एसिलरेशन? आप बाइक चलाते हैं, बाइक में आपने सुना होगा एक्सीलेटर होता है। जब आप एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? एक्चुअल में एक्सीलेटर नहीं है, एक्सीलेटर नहीं है, क्या है? एसिलरेटर है। क्या है? एसिलरेटर। मीन्स जो बाइक को एसिलरेट करता है उसकी वेलोसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है, वो एसिलरेटर है। जब आप एसिलरेटर इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं? आप बढ़ाते हैं, एसिलरेटर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? आपकी वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। जितना तेजी से आप एसिलरेटर लेंगे उतनी तेजी से आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है। और जैसे एक्सीलरेटर आप डाउन करते हैं आपकी वेलोसिटी क्या होती है? धीरे धीरे कम होती है। और ब्रेक अगर लगाते हैं तो ब्रेक लगाने से एक्सीलरेशन और डाउन होता है और आपकी वेलोसिटी रुक जाती है और आप क्या कर जाते हैं? बाइक रुक जाती है। तो एक्सीलरेटर एक्सीलरेशन है क्या? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। द SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड। कैसे आया? कैसे आया ये? एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी में चेंज कैसा होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये फाइनल वेलोसिटी देखेंगे और इनिशियल वेलोसिटी पहले कितनी थी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और इस चेंज होने में कितना टाइम लैप्स हुआ। वो टाइम दैट इज, अगर यहां हम लिखें T2 माइनस T1 दैट इज चेंज इन टाइम। जब वेलोसिटी इनिशियल थी तब टाइम क्या था, और जब हमने एक्सीलरेट किया बॉडी को तो एक्सीलरेट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और बढ़ने में कुछ टाइम लगेगा। तो वो टाइम मान लीजिए T2। अब टाइम T1 पे वेलोसिटी कितनी थी आपकी? u थी। और हमने एक्सीलरेट किया, एक्सीलरेट करने के बाद वेलोसिटी बढ़ गई, टाइम भी बढ़ गया। टाइम वो रुका थोड़ी रहेगा, टाइम भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और टाइम कितना हो गया बेटा? T2। और वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो टाइम में कितना चेंज हुआ? टाइम में चेंज हुआ T2 माइनस T1। और वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? v माइनस u। तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। देन यू कैन से डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इट इज द एक्सीलरेशन। ये क्या है आपका? एक्सीलरेशन। अब यहां ये डिसाइड होगा कि एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक्सीलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। आइए जरा देखते हैं इसको, क्या है ये। अब आप यहां देखिए a इज इक्वल टू है v माइनस यू बाई टी। तो इफ v इज ग्रेटर देन u, इसका मतलब अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है और इनिशियल कम है तो क्या है? इफ फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी द वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम एंड वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज अ पॉजिटिव। ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? ये वैल्यू आप देख रहे हैं यहां पर a इज इक्वल v माइनस, ये ग्रेटर कब होगा? इसका मतलब जो v ग्रेटर हो और u क्या हो? स्मॉल हो। इसका मतलब है अगर v ग्रेटर है और u स्मॉल है तो v माइनस यू क्या होगा? v माइनस यू इज ग्रेटर देन जीरो। बाकी टाइम है, टाइम तो पॉजिटिव होता है, टाइम कब नेगेटिव होगा? तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी? जब v ग्रेटर हो किससे? u से। देन v माइनस यू इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब a क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। और आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव कब होगा? एक्सीलरेशन बेटा नेगेटिव तब होगा आपका a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ये क्वांटिटी नेगेटिव कब होगी? जब v इज लेस देन u। अगर v क्या हो जाए? v स्मॉल हो। अब अगर v स्मॉल है u से तो v माइनस यू क्वांटिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि v स्मॉल है और u क्या है? लार्जर है। तो v माइनस यू नेगेटिव होगा और टाइम आपका पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? लेस देन जीरो। एंड इट इज डी एक्सीलरेशन। ये डी एक्सीलरेशन है और यू कैन से रिटार्डेशन है। ये क्या है? रिटार्डेशन है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को रोकना। जैसे ब्रेक लगाते हैं, आप क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं बाइक में, ठीक है। तो आप बॉडी को क्या करते हैं? रिटार्ड करते हैं, उसकी वेलोसिटी को कम करते हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? तो अभी तक आपने पढ़ा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा आपने डिस्टेंस पढ़ा, फिर उसके बाद दोनों में आपने डिफरेंस पढ़ा, फिर इसके बाद आपने वेलोसिटी पढ़ी, फिर आपने पढ़ा वेलोसिटी के बाद क्या पढ़ा आपने? स्पीड पढ़ी। दोनों में डिफरेंस देखा आपने, एक्सीलरेशन देखा, एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन।
ठीक है, कि अगर कोई भी मोशन है, अगर कोई भी आपको हम कंटेंट दे दें कि एक कार है, कार से हम इस टाइम पे चलते हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर इसके बाद यहाँ रुकते हैं, फिर इस स्पीड से जाते हैं, तो इस तरह जब हम आपको बताते हैं पूरी आपको हम स्टोरी बताते हैं, फिर आप अगर उस स्टोरी को सुनकर अगर आप ग्राफ प्लॉट कर दें, तो आप ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो आप उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप उस ग्राफ की हेल्प से पा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किस समय मैक्सिमम स्पीड में था, इसकी किस समय स्पीड मिनिमम थी, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से पता चलती है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब अभी की क्लास के लिए मैं एंड करता हूं, और चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और जो भी सजेशन है आप वो सजेशन आप ग्रुप में कमेंट कर सकते, आप उसको व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, और उसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके क्लास, थैंक यू।